गुरुजी कोई वर्कशॉप बच्चों के लिए भी करिए जिससे वो अपना जीवन अच्छा कर सकें। ये प्रश्न पहले भी आया था। बच्चों के लिए हम करेंगे ज़रूर, लेकिन बच्चों से अधिक मैं समझता हूँ अभिभावकों के लिए प्रासंगिक होगी। बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को क्या करना है, जैसे उनके हाथ में फ्रीडम नहीं है। मतलब अगर हम देखें हमारे भारत में प्राय ऐसी परवरिश पहले ऐसा नहीं था। जैसे पहले हमारे स्त्री सत्ता का एक मुख्य केंद्र हुआ करती थी, सभी तरह की ताकतें स्त्री में नहीं थी। यहाँ तक कि भी आपने सुना होगा कि स्वयंवर, अपना वर भी उसे चुनने का पूरा एक अधिकार था। और भरी सभा में हजारों लोगों की मौजूदगी में वो बताती थी कि ये व्यक्ति योग्य है या ऐसा है, और ये इसको मैं वर्ण करती हूँ अपने लिए। लेकिन ऐसी बच्चों की भी इच्छाएँ और चॉइसेस हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा सिस्टम शुरू हुआ कि बच्चों को हम किसी न किसी तरीके से एक प्रेशर में रखने लगे हैं। बच्चों को मैं अगर कुछ चीज़ बताऊं कि आप ये करें, उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि बच्चों से कि आप ये 2 दीपक बनवाएं। बच्चों के लिए संयुक्त दीपक भी बनते हैं जिनमें मतलब उसका आधान एक होता है और एक तरफ गोघृत होता है, एक तरफ तेल होता है। छोटे बच्चों के लिए बनता है, 6 साल से 12 तक बच्चों को वो जलाना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ, वो बच्चे कहेंगे चांदी का दिया बनवा दो पापा जी। अब पापा जी ने वो वर्कशॉप समझी ही नहीं है, माता जी ने समझी ही नहीं, तो आप उसे एक सिरे से नकार देंगे। बोले तू पता नहीं क्या चीज़ बता रहा है, हमने तो कहीं नहीं सुना, या इसमें पैसे लगेंगे, मतलब बहुत से विषय। तो इसका बेहतर तरीका ये हो कि बच्चों से अधिक बच्चों के लिए वर्कशॉप होनी चाहिए मंत्रोच्चार की। जैसे बच्चों को अगर हम 3 दिन की, अभी हम इस दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े लोगों की भी, कुछ सेलेक्टेड लोगों को 5 दिवसीय एक कार्यशाला करें मंत्रोच्चार के लिए। फिर वो हमारे एक निश्चित रूप से हमारे ब्रह्मा और होता और हमारे वो आचार्य और पुरोहित हो जाएंगे। तो उसमें उनको फिर रोजाना वो बैठ करके 4-5 घंटे उसका पारायण करेंगे। जैसे 10 लोग बैठे हैं, 10 में से एक व्यक्ति ने मंत्र पढ़कर सुनाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, एक ही मंत्र पढ़ रहा है, स्वस्ति वाचन का पढ़ रहा हूँ, अग्नि मीडे पुरोहितम, ठीक है, वो करता जा रहा है। 10 वाले तक, उस 10 के 10 ने इस मंत्र को ठीक से पढ़ लिया। अब 10 के 10 को संयुक्तिकरण के साथ उसका आलाप और उसका जो उच्चारण है, उसका जो उद्बोधन है, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर कि भाई अपने एक आदमी का क्लियर हो गया कि उन्होंने उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हो गया, उच्चारण एकदम उचित हो गया। अब 10 एक साथ सामूहिक रूप से उस एक ही मंत्र को कैसे पढ़ेंगे, वो अपने आप में एक अभ्यास की बात है। जैसे आपने देखा होगा ब्रास बैंड वाले अपनी रिहर्सल करते हैं, ये ऑर्केस्ट्रा वाले, वो उस तरह का एक सिस्टम हो जाता है जब हम सामूहिक रूप से करते हैं। ऐसे ही उन बच्चों के लिए सबसे अच्छी जो वर्कशॉप हो सकती हैं वो गायत्री मंत्र की हो सकती हैं, उपस्थान मंत्रों की हो सकती हैं, वो उनके लिए सरस्वती प्रार्थना उपासना के मंत्रों की हो सकती हैं, सरस्वती से संबंधित कुछ मंत्रों की हो सकती हैं। और उनको बाकी बौद्धिक के बजाय वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव करेंगे एक्चुअली, जो मैं समझता हूँ। उनको कुछ योगासन की हो सकती हैं, योगाभ्यास की हो सकती हैं, उनको कुछ इस तरह की चीज़ें सिखाई और बताई, उनसे वृक्षारोपण कराया, मतलब वो ऐसे संस्कारों में मजा लेंगे। वो जैसे बच्चों से आप पेड़ लगवाएंगे तो वो उसमें एंजॉय करेंगे, लेकिन बैठ करके अगर उन्हें बौद्धिक समझाने लगे तो सो जाएंगे बच्चे, क्योंकि वो अभी उनके पास ना वो वोकेबलरी है, ना वो शब्दकोश है, ना उन शब्दों को ठीक से समझ सकेंगे। उन्हें तो प्रैक्टिकल वर्कशॉप में उनको ज़्यादा आनंद आएगा कि उनको हम कैसे धीरे धीरे हम एक झंडा पेड़ पर बंधवाएं हनुमान जी का, देखे कौन सा बच्चा कितने सेकंड में झंडा बांध के आता है। इस तरह की जो जिनमें मतलब कार्य गतिविधियां शामिल हो, फिजिकल वर्क हो, तो बच्चों में फिर एक कंपटीशन पैदा होगा कि इतनी जल्दी मैंने झंडा बनाया और इतनी जल्दी में बांध आया। फिर उनमें से उन बच्चों का आप एक कंपटीशन करें, फिर किसने जल्दी झंडा बांधा 10 में से। एक ने 2 मिनट लिए, एक ने 1.5 मिनट लिया, एक ने 50 सेकंड लिए, फिर दूसरे ने 1 मिनट लिया, दूसरे ने 1 मिनट 10 सेकंड लिए। तो उनमें फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके उनको पुरस्कृत किया जाए। ये गतिविधियां उनको इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित कर पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ आवासीय व्यवस्थाओं के कुछ ऐसा रहता है, फिर आप लोगों के शेड्यूल भी बड़े एकदम निर्धारित और बड़े टाइट रहते हैं, वरना किसी बड़े आयोजन के साथ हम इसको, इस वाले में तो नहीं, इससे अगले किसी आयोजन में एक छोटा सा कार्यक्रम हम ऐसा करेंगे। जैसे इस आयोजन में हमने मेरा पौधा मेरा जीवन और मेरे संग ये जोड़ा है, डॉक्टर जो है वो क्या नाम भूल गया मैं उसका, नेहा। देखो आप सबको याद है, देखो मैं मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे इतना याद रहा कि नेहा ने रात से बोला है, पर
सबको याद है। तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव सबको याद रहते हैं। तो वो मेरा जीवन मेरा पौधा मेरा जीवन मेरे संग, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम उस मौके पर कर लेंगे इस बार, क्योंकि आप सब लोग होंगे ही, पौधे हमने आयोजित कर ही लिए हैं, मंगा ही लिए हैं, तो वो हो जाएगा। ऐसी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, बच्चों का ज़्यादा मन लगेगा, बार बार आने की भी कोशिश करेंगे और उसको समझने और सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ उचित होगा, उपयोगी होगा। ऐसी कुछ हमारे ऐसे भोज्य पदार्थ कि जो भोज्य पदार्थ हमारे व्रत विधान से संबंधित हैं, हमारे पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। हम जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो ऐसे व्रत विधान या ऐसे खान पान की चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी बातें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसे बच्चे 10 वर्ष 8-10 वर्ष की अवस्था के हैं, ना बहुत अबोध हैं और ना बहुत वो सबोध हैं, ना ही तो बहुत परिपक्व हो गए हैं और ना ही इतने कच्चे हैं कि कुछ भी गड़बड़ी कर लें। तो 10 साल के बच्चे को जैसे हमने मखाना भूनना सिखाया, कभी कितनी फ्लेम पर भूनना है, कितना गौघृत डालना है, फिर उसमें काली मिर्च की चुटकी लगानी है, उसमें काले नमक की चुटकी लगानी है। तो जब तक माता जी पाठ करके 1 घंटे में गर्भगृह से अपने घर के पूजा घर से ड्राइंग रूम में आएंगी, बच्चा थोड़े से मखाने लेकर के आ चुका होगा आपके लिए। उसे अगर अपने संरक्षण में 1-2 बार सिखा देंगे तो, और ये सीखी हुई विद्या उसको धीरे धीरे परिपक्वता की ओर ले जाएगी। और जब भी कभी अकेला होगा तो कम से कम भूखा तो मरेगा नहीं। कल को हॉस्टल में भी जाएगा तो सबसे पहले यही विचार दिमाग में आएगा कि मैं तो मखाने बना लेता था घर पर, मैं तो साबूदाने की थोड़ी सी खिचड़ी पका लेता था घर पर, मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर लेता था, मैं ये 2 फल काट करके इनको तैयार कर लेता था। ये सारी विद्याएं सामान्य रूप से देखने में आसान लगती हैं, लेकिन बड़ी जटिल और बड़ी कठिन है। हमें कुछ भी नहीं आता। अगर आप, जैसे मैंने वो इफेक्ट ऑफ कैम्फर लैम्प, जहाँ से आप सब गंगा में गिरे हो, जैसे उसमें मैंने बोला था कि बत्ती लगानी नहीं आती, ऐसे हमें फल भी काटना नहीं आता। अमरूद प्राय हम गलत ढंग से खाते हैं। आजकल बरसाते हैं, प्लेन में अमरूद आने शुरू होंगे, बीज के साथ अमरूदों को दरड़े पड़े हैं, फिर पेटों में दर्द होता है। उसका बीज बड़ा हार्ड है, उसको बीज को निकाल, अब चूंकि हमें लगता है कि आधी किलो अमरूद में 300 ग्राम तो बीज वाला ही पोर्शन होता है बीज का, और वो अगर निकाल दिया तो 200 ग्राम ही रह गए। अब आपको अपने शरीर को कष्ट देना है या आराम देना है तो उसके बीज निकाल देने चाहिए। हमेशा अमरूद में फिर वो जो पोर्शन बचेगा वो थोड़ी सी भित्ती, थोड़ा सा छिलका भर रह जाएगा, बस आधा इंच का, जो अमरूद का असली उसका क्या कहें, उसका दल है या उस फल का भाग है, वही खाने योग्य होता है। वही उसी में वो हमारे एंटी कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारे पेट में कभी भी कब्ज को नहीं होने देता है। लेकिन जब हम बीज के साथ खा लेते हैं तो पूरा शरीर हमारा उपद्रव में पड़ जाता है, वो उसको डाइजेशन में ही लगा रहता है फिर, और वो इतने हार्ड बीज पूरा शरीर पचाने की कोशिश करता है, और कई बार वो पथरी की तरफ हम चले जाते हैं, क्योंकि वो जब उसको क्रश करता है हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो उसमें 4 गुनी ताकत लगाते हैं। जबकि सिर्फ अगर हमने बिना बीज के अमरूद खाया होता तो वो जैसे 10% ताकत में ही वो अमरूद पच गया होता, लेकिन अभी 100% में पच रहा है, और उसका लाभ मिलने के स्थान पर हानि भी मिल रही है। ऐसे टमाटर के साथ है। टमाटर गृहिणियाँ, हमारी बहनें बेटियाँ ये सब घरों में बनाती हैं, ये उसके बीज के साथ बनाती हैं, फिर बाद में कहती हैं कि अब लीवर की प्रॉब्लम है, अब किडनी में पत्थर हो गया, अब वो पित्ताशय में, यकृत में या कहीं और पित्त की थैली में पथरी हो गई। ये सब इसके कारण है इस तरह के, क्योंकि हम भोजन को जानते नहीं हैं कि कौन से कंद को कैसे यूज करना है, मूल को कैसे यूज करना है, फल को कैसे यूज करना है। तो जो कंद मूल फल और जड़ है तो कैसे उसे हम ट्रीट करेंगे, उसका फल लगेगा तो कैसे, और उसकी शाखाएं और पत्तियां हैं तो उनको कैसे करेंगे। जैसे आजकल वर्षा ऋतु है तो ज़्यादा हरी सब्जियां खाने से वात का प्रकोप बढ़ता है, गैसें ज़्यादा बनती हैं, इसलिए ऐसे अवसर पर बेसन का प्रचलन हमारे बुजुर्गों ने, पुराने पूर्वजों ने प्रारंभ किया। बेसन के पकोड़े, बेसन के चिल्ले, बेसन की चीज़ें इसीलिए प्रयुक्त हुई कि जब वो तल करके उस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से सरसों के तेल में, तो वो वात की प्रकृति को शांत करता है, गैसें कम बनती हैं, और वो सुपाच्य होता है और अधिक देर तक आपको ठाढ़स देता है, आपके पेट को बांध कर रखता है, जैसे बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, ये है, वो है, वो इस मौसम में आती भी कम है, और आती हैं तो प्राय उनमें कोई इंसेक्ट्स या कीट पतंगे, मक्खी मच्छर भी आ जाने की संभावना बनी रहती है। कभी कभी आपके भोजन में पक करके उस भोजन को और ज़्यादा विषाक्त कर देती हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें ध्यान से ना देख पाएँ तो, क्योंकि कुछ कीट पतंगे ऐसे हैं जिनकी प्रकृति वनस्पति के जैसी ही होती है। हमारे यहाँ तो इस तरह के भी हैं कि वो है तो देखने में टिड्डा
या वो मतलब दूसरा एक वो, लेकिन वो बिल्कुल लकड़ी जैसा लगेगा। अब जब तक कुछ हिलाए नहीं तो आप सोचेंगे ये कोई किसी डंडी का, कोई सूखी हुई डंडी रखी है किसी पेड़ की, ऐसा बिल्कुल रखा बैठा रहता है। और जब वो हिला, अरे मैंने कहा ये क्या है, तो पता चला वो एक छोटा सा इंसेक्ट है। तो ऐसी चीज़ें कई बार पता नहीं चलती हैं और हम लॉस रह करके या गफलत में उनको पकाते हैं प्राय घरों में, या बहुत तरह के हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उससे हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी विचार इस तरह से मान्य हुआ और हमारे खान पान में ये चीज़ें शामिल हो गई। पता नहीं पूछा क्या था, बता क्या दिया, पर चलो कोई बात नहीं। अभी कल मैं देख रहा था फेसबुक पर एक जापानीज़ बच्चों का और चाइनीज़ बच्चों का छोटा सा वीडियो डाला है उन्होंने। तो एक टीचर है, वो कक्ष में आग लगाती है आर्टिफिशियल, और सबको एक सीटी बजा करके भागने का संकेत करती है। तो छोटे छोटे बच्चे वो उसे एंजॉय कर रहे हैं और सब ने अपने मुंह पर हाथ रख करके, 25-30 बच्चे हैं, वो बिल्कुल वैसे झुक करके वो। अब जब वर्ष में आप 6 बार ये पीटी ड्रिल किसी से करा लेंगे, तो जैसे वो इस संकट में पड़ेगा वो रोबोटिक ढंग से अपने आप उस पोस्चर में चला जाएगा और कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी उसको टिश्यू, कपड़ा जो भी पास होगा, नहीं तो अपने कुर्ते का कुछ भी सामान कपड़े का वो मुंह पर लगाएगा और नीचे झुक करके कमरे से भागने की कोशिश करेगा। हमें सिखाया कभी नहीं गया, हम एकदम खड़े होकर के भागते हैं, शोर शराबा मचाने लगते हैं। शोर मचाने से हमारी सांस की गति और तेज होती है, तो धुआं और ज़्यादा इंटेक करते हैं। ज़्यादा धुआं इंटेक करने से जल्दी फेफड़े भर जाते हैं, हमें बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो जैसा मैंने पिछले दिनों बताया था कि अमेरिका का एक पूरा दल था, एक भी आदमी की डेथ नहीं हुई। तो ये हमें धीरे धीरे प्रैक्टिकल विद्याओं की शिक्षाओं की ओर जाना पड़ेगा, उससे हम सही रह पाएंगे, स्वस्थ और सुचारू रह पाएंगे। और हम ऐसा सोचते हैं अभी हमारे पास मैन पावर का थोड़ा अभाव है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद हम ऐसी चीज़ों को बढ़ा सकेंगे। जो ऐसी गतिविधियाँ, बहुत सारी ऐसी सार्थक गतिविधियाँ हैं जो एक व्यक्ति को, जो महर्षि अरविंदो ने कल्पना की थी, जिसके बारे में कभी कभी ओशो ने भी संकेत किए हैं। एक ऐसा परम पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति, या ऐसी कहा जाए कि ऐसी विदुषी कन्या कि जो वो खड़े हों कहीं तो लोग उन्हें देखें, जो वो बोलें तो लोग सुनते रह जाएं, जो वो कहीं कुछ भी करें तो उनके काम में एक अलग तरह की झलक, अलग तरह का दर्प हो। तो ऐसा हमारे पास मल्टीवर्सिटी का लाइसेंस बहुत पुराना है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी के जो नियम निश्चित और छोटे मापदंड हैं, उस पर हम लगभग खरे उतरते हैं, जितनी उनको लैंड और जो चीज़ें चाहिए। तो भविष्य में ऐसी यूनिवर्सिटी जरूर खोलेंगे, कोई फीस नहीं रखेंगे। हो सकता है उन बच्चों को कुछ पारितोषिक या स्टाइपेंड अपनी तरफ से कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि उनको दें, लेकिन पूरे दुनिया से 100 ही बच्चे चुनेंगे बस। और उन 100 बच्चों को फिर हम वो थोड़ा मैच वैसे होंगे मिसाइल जैसे, वो मतलब जहाँ खड़े, वो कहीं ओलंपिक होगा तो उसमें भी उनकी दखल होगी, और कहीं कुछ और हो रहा होगा तो तीरंदाजी होगी तो वहाँ भी दिखेंगे, और कहीं कुछ और होगा तो वहाँ भी नजर आएंगे। ये जो छोटा सा एक प्रयोग नरेंद्र मोदी सरकार ने करने की कोशिश की थी, अग्निवीर टाइप का, जिसके बारे में गलत तरह से प्रचार किया गया, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। विदेशों में, बहुत सारे देशों में ये चलता है। उससे एक अच्छी बात ये होती है कि जब एक युवा बच्चा 18-17 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक डिसिप्लिन को अडॉप्ट कर लेता है, तो पूरे जीवन उस डिसिप्लिन में रहता है। उसे सारे हथियार चलाने आ जाते हैं, उसे छोटे मोटे संघर्षों से उभरना आ जाता है, उसे जीवन में नियमित रूप से आने वाली उलझनों से पार पाने की एक शिक्षा प्राप्त हो जाती है। आग लगेंगे तो क्या करेंगे, गैस का सिलेंडर फटेगा तो क्या करेंगे, किसी ने घर में आग लगा दी तो कैसे बचना है, किसी और दुश्मन के घर में आग लगानी है तो कैसे लगानी है, किसी ने कोई हथियार लेकर के हमारे सामने खड़ा हुआ तो उससे कैसे रक्षा करें, किसी को हथियार चलाने की जरूरत पड़े तो कैसे चलाएं। अब अगर हर शहर में ऐसे 1 या 2,000 अग्निवीर होंगे, तो वो लोग जिनके मंसूबे 10, 20, 30 साल बाद जगह जगह पर दंगे करने की योजनाएं हैं, वो तो विफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि वो तो एक एंटी सिस्टम क्रिएट होने लगा है आपके देश में। तो वो एक बड़ा दबावा वो चलता है, तो वो उसका विरोध दूसरे ढंग से करते हैं। तो वो चूंकि जिन भी देशों में, अब देखिए इजराइल, यूक्रेन, यूरोप के बहुत सारे देश, इवन स्विट्जरलैंड भी, वहाँ कंपलसरी है हर व्यक्ति को 2-3 साल 6 महीने आर्मी की ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है, भले जीवन में उसकी कोई आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन उसे। और फिर हम इन आर्म्ड फोर्सेस का, इन सैन्य दलों का, इन सैनिक और सुरक्षा में लगे हुए व्यक्तियों का वास्तविक रूप से सम्मान और स्वीकार भी कर पाते हैं। हमें उनके महत्व का पता चलता है कि वो कितना बड़ा बलिदान हमारे जीवन की रक्षा के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि जिसके पैर ना फटे भिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक हम थोड़ा सा, चाहे ट्रेनिंग के हिस्से में ही सही, जब हम -20 में
एक हफ्ता कभी रहकर आएँ तो फिर हमें महसूस होना शुरू होता है कि -20 में एक हफ्ता रहने में अगर इतना कष्ट है तो सियाचिन में जो हमारा भाई या बहन पोस्टेड है सैनिक के रूप में, वो किस तरह से अपने जीवन को चला रहा होगा। और वो सिर्फ पैसा और बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, जब तक अंदर से संबल ना हो, अंदर से आत्मबल ना हो, एक समर्पण और सेवा का भाव पराकाष्ठा को ना छूता हो, तब तक आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते हो जय हिंद बोलते हुए और तिरंगा हाथ में लेकर के। तो ये बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और बड़ी बात हो जाती है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे